स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार के वैशाली में बड़ा हादसा हो गया है। यहां करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हादसा हुआ। 9 लोगों की जिंदा झुलसने से मौत हो गई। वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में यह हादसा हुआ है। गंगा जल लेने पहलजा घाट जा रहे थे कांवड़िए। करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लगी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ एक्शन होगा। लेकिन इन सबके बीच में दर्दनाक हादसे की जानकारी बिहार के वैशाली में, जहां पर 9 कांवड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिजली विभाग की लापरवाही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दरअसल यह हादसा हुआ और 9 लोग जिंदा झुलस गए, जिससे मौत हो गई। वैशाली का यह औद्योगिक थाना क्षेत्र है सुल्तानपुर, जहां पर हादसा हुआ है। दरअसल ये सभी लोग गंगा जल लेने के लिए पहलजा घाट जा रहे थे। करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लगी और आग लगते ही जिंदा 9 लोग झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा लोगों के अंदर है। लापरवाही का बिजली विभाग पर लोग आरोप लगा रहे हैं। दर्दनाक यह हादसा बिहार के वैशाली में हुआ है। तो गंगा जल ले जाने के लिए तैयार कांवड़िए जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। 9 कांवड़ियों की मौत हुई है। ये सभी गंगा जल लेने के लिए पहलजा घाट जा रहे थे कि तभी हाई टेंशन की तार से इनकी डीजे की गाड़ी छू गई। डीजे ट्रॉली में आग लग गई और आग लगने से जिंदा 9 कांवड़िए झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ये वही गाड़ी है जिससे ये हादसा हुआ है। दरअसल ये डीजे ट्रॉली जिसमें हाई टेंशन की तार छू गई और इसके बाद यह हादसा हो गया। और सब आदमी गिर गया। करंट लगा था थरथरा के सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया। अपने आप भड़ास उड़ने लगा। कार पूरा बजा सब लग गया, पूरा चीज लग गया। आदमी सब 10 आदमी घायल हो गया। इसी 11,000 की बिजली के तार में सपने से ट्रैक्टर की ट्रॉली सपने से ये घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। 2 लोग हैं जो सदर इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं। 2 लोग मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे लोगों ने, बहुत समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड में यानी कि वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा और इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल भी पेश हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड के अधिनियम में बदलाव और इन सब के बीच में माना यह जा रहा है कि इससे जुड़े हुए 40 संशोधन को मंजूरी कैबिनेट में दे दी जा चुकी है और इसके बाद अब शक्तियों को सीमित किया जाएगा। संसद के अंदर मौजूदा सत्र के अंदर ही बिल पेश किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड पर कुल मिलाकर लगाम लगने वाली है। इस वक्त अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की खबर के बाद ही सियासी भूचाल आ गया। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए, उसकी पूरी तरह से उसकी सीमाएं खत्म की जानी चाहिए, उसके अधिकार खत्म की जानी चाहिए। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद में मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन का प्रस्ताव है और इसका मकसद है कि वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना। इसके साथ ही पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी क्रांतिकारी प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें भी अब तेज हो गई हैं।
मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये कानून देश के संविधान से पास हुआ। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। ये एक उसका पहला कानून है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, रब होता है, मालिक होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो मुतवल्ली हो, कस्टोडियन वो उसके केयरटेकर हो या सरकार हो। दरअसल वक्फ बोर्ड पर 100 साल से विवाद चल रहा है। अंग्रेजों ने तो इसे अवैध घोषित तक कर दिया था। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड के फैसले में केंद्र राज्य सरकार, अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सिर्फ मुस्लिम ही इसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए इस मनमानी पर नकेल कसने के फैसले का भी स्वागत हो रहा है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है, और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है, और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 8 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग की। वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो एक अलग अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना, रेलवे के बाद तीसरे सबसे अधिक जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति और 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह बने हैं। वक्फ बोर्ड को ये जमीनें मुगलों के दौर में मिली और इसका बड़ा हिस्सा बंटवारे के दौरान मुस्लिमों से दान में मिला था।
अब मोदी सरकार के इस प्रस्ताव से इस्लाम के नाम पर अरबों की संपत्ति और जमीन पर मनमानी के आरोपों से लदे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित होंगी। विधेयक पारित होने के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आ जाएगा। अयोध्या से गैंगरेप की जो खबर आई, नाबालिग से गैंगरेप मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। खबर यह है कि आरोपी मोइन खान के घर पर चल सकता है बुलडोजर। आरोप है कि मोइन खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, घर बनाया हुआ है। राजस्व विभाग की टीम मोइन खान की संपत्ति की जांच कर रही है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन मोइन खान के खिलाफ हो सकता है। खबर यह है कि उसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया गया है, इस तरह की जानकारी मोइन खान को लेकर मिल रही है। तो अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। योगी सरकार पूरे एक्शन में तो है ही, तो भाई समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोइन खान के बचाव में गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात कही, उससे तो यह लगता है कि समाजवादी पार्टी मोइन खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। योगी सरकार पूरे एक्शन में है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोहित के बचाव के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात की, तो उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की डीएनए टेस्ट मांग से मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश केंद्र और विपक्ष के बीच राजनीतिक हथियार बन गया है। शुद्ध आपराधिक मामला है। जिस किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारत के नियम के अनुसार होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बात जरूर मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, कुछ विषय को सियासत से अलग रखना चाहिए। कोशिश सरकार ने शुरू कर दी, सियासत करने लगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते और जगह चली जा रही। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। पार्टी और कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है जिसने दरिंदगी की है, आज तक भी समाजवादी पार्टी इस विषय पे कुछ नहीं बोली, ये शर्म की बात है। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है, लेकिन योगी सरकार में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी के डेलीगेशन ने भी अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीएम योगी से सहायता राशि बढ़ाने की अपील की।
पीड़िता बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है, इसलिए दोनों में फर्क है। हम उस पहले बालिका की चिंता कर रहे हैं, बालिका के परिवार की चिंता कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करके हम लोग केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उस पर प्रश्न उठाएगी, केंद्र सरकार इनका इलाज करेगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं। मासूम से गैंगरेप पर उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उन्हें आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलता हुआ देखकर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक बुलडोजर अराजकता की निशानी है। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में उपचुनाव से पहले इस मुद्दे को एजेंडा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बचाव भी किया। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया और इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सलमान खान के घर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विक्की गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ है। 2 बार नाकाम हुई थी सलमान पर फायरिंग की साजिश। पिछले साल अगस्त और नवंबर में साजिश नाकाम हुई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 से फायरिंग की साजिश रची थी और 2 बार ये नाकाम भी हुई। अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हुई थी। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि शूटर विक्की गुप्ता पुलिस के गिरफ्त में है और उसके कबूलनामे से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बात निकल कर ये आई है कि 2 बार सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश रची गई, लेकिन पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये नाकाम हो गई साजिश। लॉरेंस गैंग लगातार सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ था और ये समझ लीजिए कि 2023 में ही फायरिंग को लेकर साजिश रच ली गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विक्की गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ कि सलमान पर फायरिंग की साजिश 2 बार नाकाम भी हुई है। पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हुई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 में फायरिंग की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन पिछले साल 2 बार ये नाकाम हो गई। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, भारी बारिश के बाद 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। बारिश के बाद 2 दिन की छुट्टी के आदेश है। जिले भर में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति है। तो अगर आप अजमेर रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले, तैयार करने से पहले खबर जान लीजिए, क्योंकि भारी बारिश के बाद जिस तरीके का हालात अजमेर में बने हुए हैं, लिहाजा जिला कलेक्टर ने 12वीं तक की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिले भर में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है और एहतियातन अब बच्चों के लिए फैसला जिला कलेक्टर ने लिया है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 12वीं तक की छुट्टी?
जी बिल्कुल, 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि लगातार चौथे दिन भी अजमेर में बारिश का दौर जारी है और लगातार कभी तेज और कभी धीरे बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग स्थानों से जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और ऐसे में दुर्घटना ना हो, इसको एहतियातन ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। 2 दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। 5 और 6 तारीख का जो है स्कूल में अवकाश रहेगा और लगातार बारिश के चलते अजमेर की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है क्योंकि जल भराव की स्थिति अलग अलग सड़क और जो गलियां हैं उनमें देखी जा सकती है। ऐसे में यह जो निर्णय है बेहद खास है बच्चों के लिए। इसके साथ साथ आपको बता दूं, अजमेर के साथ साथ केकड़ी जिले में भी जो है 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर की गई है। केकड़ी जिले में 2 दिन से मूसलाधार बारिश है और 6 से 7 फीट तक जो पानी है वो गलियों में और जो मुख्य बाजार है उसमें भरा हुआ है। कई घरों में जो है केकड़ी में पानी भरा हुआ है, तो वहां पर भी जो है 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। तो दोनों जिलों में ये छुट्टी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो यहाँ पर किया गया था। ऐसे में हालांकि थोड़ी देरी हुई है छुट्टी करने में क्योंकि अजमेर में कई स्कूलों में जो है बच्चे पहुंच गए थे, सुबह जल्दी जो है बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन छुट्टी अभी कर दी गई है। तो ऐसे में कई बच्चों को राहत मिली है और कई बच्चे जो है वापस स्कूल से घर की तरफ लौट रहे हैं। भारी बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और इसके कारण जो है ये छुट्टी की घोषणा की गई है। चलिए नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देरी से आदेश आया है, लिहाजा कई बच्चे अब वापस स्कूल से घर जा रहे हैं, चूंकि 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे की अजमेर और केकड़ी में छुट्टी कर दी गई है। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर में इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वहां पर भी बारिश का रेड अलर्ट है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो पूरी तरह से देश भर में मानसून एक्टिव है। कई जगह मानसून कहर तक बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट का मतलब यही है कि बी प्रिपेयर, बी अलर्ट। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट कौन कौन से प्रदेश के लिए जारी किया है, जरा ये भी देख लीजिए। राजस्थान, जी हाँ, मारो राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात में भी रेड अलर्ट है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश हुई, बादल फटा और इसके बाद अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता है। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। तस्वीर आपके सामने कितने बुरी तरह से यहाँ पर कहर बरपाया कुदरत ने। 31 जुलाई की भारी ये रात रही, भारी बारिश रही और बादल फटा। ऐसे में 13 लोगों की तो मौत हुई है, साथ ही 41 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। लगातार कुल्लू हो या फिर मंडी, शिमला के रामपुर में प्रशासन जुटा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें पिछले 4 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी भी बताया जा रहा है कि 250 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और साथ ही मालेगांव के साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की पानी का प्रहार। महाराष्ट्र के नासिक हो, पुणे हो या फिर मालेगांव, इसके साथ साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो खास तौर पर वहां पर मौजूदा लोग हैं, यानी कि जो लोकलाइट्स हैं, वहां उनके लिए पूरी तरह से जीवन प्रभावित हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने असम में लैंड और लव जिहाद रोकने के लिए 2 नए कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत असम में जमीन खरीदने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी और लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।
इसके साथ ही उन्होंने असम में जल्द एक नई जो मिसाइल पॉलिसी लाने की भी बात कही है, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए प्राप्त होंगे। इलेक्शनर সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিল। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীবন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটিৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল, হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন হ'ব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰিব। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग सदस्यों में झड़प के दौरान 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 15 पुलिसकर्मी तक हैं और प्रदर्शनकारियों ने पीट कर इन्हें मार डाला। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए कोरबा।